दोस्तों, आज क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी में हम कौन सा क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं? तो क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 11। रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी हम लोग क्या जानते हैं, क्या तक अब तक पढ़े हैं? ऑर्डिनरी, नॉन ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे, उसमें क्वेश्चन पे अमाउंट लिखा रहेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हम लोग किस बुक से पढ़ते हैं, तो एच सी मल्होत्रा जी की बुक से पढ़ते हैं। संशोधन 2021-22वां 62वां संशोधन है। ठीक है, चलिए ठीक है, हम शुरू करते हैं। यहाँ पे कह रहा आय की गणना कीजिए। किसकी आय की गणना करनी है बाबू? तो सुनिए, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए श्री रमेश की निम्न आय है। कौन है? रमेश जी हैं। अगर इसमें इंग्लिश में बोले तो श्री रमेश हैज द फॉलोइंग इनकम फॉर द फिनेंशियल ईयर 2021-22। क्या? लंदन में स्थित संपत्ति से आय। हम लोग देखिए क्या करेंगे। पहली बात तो इसमें हमें सिर्फ इतना ज्ञात करना है कि रेसिडेंस की अवस्था में क्या आय है और नॉन रेसिडेंस की अवस्था में क्या आय है। ठीक है, ये रेसिडेंस की अवस्था होगी, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। अब सुनिए प्रश्न एक बार फिर। लंदन में स्थित संपत्ति से आय 40,000 है। लंदन में की गई सेवाओं के लिए भारत में प्राप्त वेतन से आय 28,000 है, गणना की गई है। लंदन में स्थित व्यापार के लाभ जो भारत से नियंत्रित है कितना है? 1,20,000 है। कानपुर के व्यापार से लाभ 1,10,000 है। भारत में कृषि से आय 10,000 है। चलिए बाबू, अब कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए श्री रमेश की आय की गणना कीजिए। यदि वह भारत में निवासी है उस स्थिति में, यानी जब वह रेसिडेंट है तब, और उस स्थिति में जब वह नॉन रेसिडेंट है यानी अनिवासी है। इंग्लिश में सुने तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन लंदन 40,000, इनकम फ्रॉम सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया फॉर सर्विसेज rendered in London computed 28,000, profit from business in London controlled from India 1,20,000, profit from Kanpur business 1,10,000, and agriculture income in India 10,000. Compute the income of Sri Ramesh for the assessment year 2021-22 if he is a resident and if he is non-resident. सुनिए क्या कर रहा है। पहला टॉपिक क्या था हमारा इसमें पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक हमारा ये बाबू कि लंदन में स्थित संपत्ति से आय, इनकम फ्रॉम एसेट ऑफ एसेट विच सिचुएटेड इन लंदन। ठीक है, एक चीज़ जान लीजिए बाबू, इतना इसके पहले हम बताए हैं, फिर क्वेश्चन लगाते जाएंगे और आप समझते जाएंगे कि किस स्थिति में आय होगी, किस स्थिति में आय नहीं होगी। पहली स्थिति है कि जो चीज़ भारत से नियंत्रित हो रहा हो उस स्थिति में रेसिडेंस की अवस्था में तो इनकम होती ही होती है। एक ही अवस्था होती है जब इनकम रेसिडेंस के लिए यानी रेसिडेंट के लिए नहीं होती है, वो अवस्था होती है किसी गिफ्ट दे देने। कोई मतलब व्यक्ति आपको ले आके गिफ्ट दे देता है, कौन? आपका रिश्तेदार। उस स्थिति में रेसिडेंट का इनकम नहीं होता है। तो यहाँ पे कह रहा है लंदन में स्थित संपत्ति से आय यानी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन लंदन, जो लंदन में स्थित है, तो उस स्थिति में रेसिडेंट के लिए वो इनकम मानी जाती है। ठीक है, वो कमाए कहीं से, कंट्रोल कहीं से हो, लेकिन वह अगर भारत का निवासी है इस वर्ष तो उसकी आय मानी जाएगी। एक स्थिति और है जब आय नहीं मानी जाती है, वह कब है? जब 2 वर्ष पहले यानी गत वर्ष में या गत वर्ष के 2 वर्ष पहले कोई आय हुई, उसको वहीं के बैंक में जमा की गई, 2 साल बाद भारत आती है, उस स्थिति में वह मतलब आय रेसिडेंट की इस अवस्था में भी नहीं होती है। और सब आय
रेसिडेंस की अवस्था में तो होती है। बट लंदन में स्थित संपत्ति से आय 40,000 है और वह नॉन रेसिडेंट है, उस अवस्था में क्या आय मानी जाएगी? तो बाबू देखिए, एक तो वह नॉन रेसिडेंट है, दूसरी बात वह भारत से वह अर्न नहीं कर रहा है। जो ये आय हो रही है वह भारत से हो रही है? नहीं। भारत से कंट्रोल हो रहा है? नहीं। अगर ना भारत में अर्न हो रही है, ना उसका कंट्रोल हो रहा है, तो उस स्थिति में वह नॉन रेसिडेंट की अवस्था में इनकम नहीं कहलाएगी। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 40,000 और यहाँ पे लिखेंगे कुछ भी नहीं। ठीक है। दूसरा आपका टॉपिक क्या था इसी में? दूसरा था कि लंदन में की गई सेवाओं के लिए भारत में प्राप्त वेतन से आय गणना की गई। सुनिए बाबू, लंदन में की गई सेवाओं के लिए भारत में प्राप्त वेतन से आय गणना की गई 28,000। यहाँ पे अब हम वो चीज़ नहीं लिखेंगे, एक लिख दिए हैं। अब सिर्फ सुनिए आप, और सुन के मतलब यहाँ पे अमाउंट देखिए, क्योंकि बुक आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, बस आपको समझाने की ज़रूरत है जो हम आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पे कहा गया लंदन में की गई सेवाओं के लिए भारत में प्राप्त वेतन, वर्क कहाँ कर रहे हैं? वर्क इन लंदन, बट अमाउंट रिसीव्ड का है, बट अमाउंट रिसीव्ड इन इंडिया। तो बाबू वर्क कहीं कीजिए, आप वर्क कहीं कीजिए, अगर वह भारत में पैसा रिसीव हो जाता है, तो चाहे वह रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, या ऑर्डिनरी या नॉन ऑर्डिनरी किसी भी अवस्था में हो, तो वहाँ पे आपकी आय मानी जाती है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे भी आय मानी जाएगी, यहाँ पे भी आय मानी जाएगी। आप कहीं हो अगर भारत में पैसा प्राप्त किए हैं, तो उस पे तो आपको पैसा मतलब आयकर कटेगा ही कटेगा। तो यहाँ पे क्या इनकम थी कि 28,000, तो इस अवस्था में दोनों तरफ आपके 28,000 लिखा जाएगा। तीसरा टॉपिक हमारा शुरू करते हैं। तीसरे टॉपिक में कहा गया है लंदन में स्थित व्यापार के लाभ जो भारत से नियंत्रित है, जो भारत से नियंत्रित है, लंदन में स्थित है, भारत से कंट्रोल हो रहा है, भारत से कंट्रोल हो रहा है लेकिन लंदन में स्थित है। तो एक चीज़ तो रेसिडेंट की अवस्था में होना ही होना है, लेकिन एक बताइए, जब वो अनिवासी है, भारत से कंट्रोल हो रहा है, लेकिन प्राप्त कहाँ हो रहा है? लंदन में हो रहा है, सब कुछ लंदन में हो रहा है। हम वहाँ के निवासी नहीं हैं, हम कुछ भी वहाँ के भारत के मतलब आप निवासी नहीं हैं, आप अनिवासी हैं, आप 15 दिन रहे हैं, तो उसका क्या इनकम है? जो कंट्रोल भारत से हो रहा है, लेकिन कमा कहाँ रहे हैं? लंदन में रहे हैं। इस स्थिति में वो नॉन रेसिडेंट की अवस्था में नहीं आएगा। तो यहाँ पे जब नहीं आएगा, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, बट यहाँ पे लिखा जाएगा, और वो लिखा जाएगा आपका बाबू 1,20,000। चौथा टॉपिक क्या है आपका? फोर्थ है कानपुर के व्यापार से लाभ। अगर इंग्लिश में सुनेंगे, प्रॉफिट फ्रॉम कानपुर बिजनेस। प्रॉफिट फ्रॉम, इसके पहले जो था वो था प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन लंदन कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। बट ये वाला जो चौथा टॉपिक है हमारा, प्रॉफिट फ्रॉम कानपुर बिजनेस। ये बताइए कि जो रेसिडेंट नहीं होगा, अगर कानपुर के बिजनेस से प्राप्त हो रहा है, यानी भारत में अर्जित हो रहा है, भारत में ही कंट्रोल हो रहा है। जब अर्जित कंट्रोल सब कुछ भारत में होगा, तो वो रेसिडेंट की अवस्था में भी होगा और नॉन रेसिडेंट की भी अवस्था में होगा। यानी यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी माना जाएगा। और जब दोनों अवस्था में माना जाएगा, तो हम दोनों में लिख देंगे कितना, 1,10,000। ठीक है हो? तो यहाँ पे चौथा टॉपिक आपका खत्म हो गया। पांचवा है भारत में कृषि आय। भारत में कृषि आय, भारत में कृषि आय है, और कर रहा है क्या? रेसिडेंट की अवस्था में और नॉन रेसिडेंट की अवस्था में बताइए। यानी एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया। एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया अगर एक मुख्य स्थान का नाम देता है, जैसे आपको ने बताया कानपुर से, नागपुर से, उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थान से, बिहार के किसी भी स्थान से, राजस्थान के किसी, भारत में जब स्थान देता है, तो वहाँ पे तो इनकम मानी जाती है। बट अगर भारत में
सिर्फ भारत लिख दिया तो वहाँ पे नॉन रेसिडेंट की अवस्था में नहीं माना जाता है, रेसिडेंट की अवस्था में माना जाएगा। जो आपका पांचवा टॉपिक होगा उसका जो अमाउंट होगा वो रेसिडेंट की अवस्था में लिखा जाएगा और वो लिखा जाएगा 10,000 और नॉन रेसिडेंट की अवस्था में नहीं लिखा जाएगा। अब सिर्फ आपका इतना ही प्रश्न था, तो हम इतना लगा चुके हैं और अब हमें देखना है कि अमाउंट कितना आ रहा है। तो आपका अमाउंट आ रहा है वो 1,20,000, 2,30,000 हो गया, 2,40,000, 2,80,000, ओह 2,80,000, 200। तो यहाँ पे 10,000 नहीं होता है। यहाँ पे सिंपली आपका होगा 2,98,000। और ये हो गया आपका 1,38,000। ये दोनों अवस्थाओं में कर रहा है बाबू, भारत में कृषि आय है तो दोनों अवस्थाओं में यहाँ पे नहीं माना जा रहा है, तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। और ये आपका 2,98,000, 1,38,000 भारत में कृषि आय। बात ये है कि यहाँ पे कृषि आय मानी क्यों नहीं गई है, भारत में कृषि आय जो है वो मानी क्यों नहीं गई है, तो इसका एक कारण है। कारण क्या है बाबू कि जो आप एग्रीकल्चर इनकम इससे पहले पढ़े हैं, मैं मिसप्रिंट कर रहा था, यहाँ पे 10,000 लिखा था। आप एग्रीकल्चर इनकम जब पढ़े हैं तो वहाँ पे क्या बताया गया था, जो एग्रीकल्चर इनकम होता है उसका इनकम नहीं लिया जाता है। एक ही ऐसा इनकम है, एक ही ऐसा इनकम है जिस पे इनकम टैक्स ही नहीं लगता। तो कौन सी इनकम है, वो एग्रीकल्चर इनकम है बाबू। और एग्रीकल्चर इनकम है इसलिए दोनों की अवस्था में टैक्स नहीं लगेगा, तो यहाँ पे भी नहीं लगेगा और यहाँ पे भी नहीं लगेगा। इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे नहीं। तो 4 ही टॉपिक हमारे हुए, 1 2 3 4, इनका आप ऐड करेंगे तो 2,98,000 और इसका आप ऐड करेंगे तो 1,38,000 और आपका यही आंसर है। ठीक है, क्या है, यही आंसर है। तो आप क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही आसानी से समझ चुके होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मोहन की आय निम्नलिखित है। कौन है, मोहन जी हैं। और मोहन की आय है 10,000 रुपये भारत में प्राप्त हुआ जो इंग्लैंड में उपार्जित था। क में। दूसरे ख में अगर पढ़ेंगे तो लिख रहा है 20,000 रुपया भारत में उपार्जित किया गया लेकिन इंग्लैंड में प्राप्त हुआ। ग 10,000 अफ्रीका में उपार्जित एवं प्राप्त किया गया परंतु भारत में लाया गया। फिर घ है आपका 28,000 रुपया जापान में एक ऐसे व्यापार में से उपार्जित एवं प्राप्त किया गया जो जापान में ही नियंत्रित है, व्यवस्थित है एवं संचालित था तथा राशि भारत में नहीं लाई गई। 16,000 किसी पूर्व के वर्ष की विदेशी आय थी जिस पर कर नहीं लगा था और जो गत वर्ष में भारत लाई गई। ठीक है, अगर इंग्लिश में ये सुनना चाहते हैं तो है फॉलोइंग आर द इनकम ऑफ मोहन। ठीक है, उसमें क्या करा, ए की स्थिति में रिसीव्ड 10,000 इन इंडिया विच अक्रूड इन इंग्लैंड। बी में 20,000 अर्न इन इंडिया बट रिसीव्ड इन इंग्लैंड। सी की अवस्था में 10,000 were earned and received in Africa but brought to India. 28,000 were earned and received in Japan from a business which were controlled and managed in Japan, and this amount was not brought to India. 16,000 was an untaxed foreign income of some earlier year which was brought into India in the previous year. यही आपका प्रश्न है और आपकी बोल रहा है बाबू कि उपयुक्त की अवस्था में मतलब कर योग्य आय ज्ञात कीजिए जब वह निवासी है यानी वह रेसिडेंट है, जब वह असाधारण निवासी है नॉन रेसिडेंट है, मतलब कि निवासी की मतलब ऑर्डिनरी, असाधारण निवासी मतलब नॉन ऑर्डिनरी और अनिवासी मतलब नॉन रेसिडेंट। ठीक है, तो बाबू क्या करना है, इसमें सिंपली देखना है।
पहले लिख देते हैं हम। इसमें ये नहीं बताने के लिए कहा है कि अमाउंट क्या होगा, बट हम आपको अमाउंट बता देते हैं। देखिए ये सिंपल ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट। ठीक है, ऑर्डिनरी, नॉन ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट। इसमें सिर्फ ये बताना है कि निवासी कौन है, किस अवस्था, किसके लिए निवासी के लिए क्या है, अनिवासी के लिए क्या है। चलिए लेकिन हम बता देते हैं। 10,000 भारत में प्राप्त हुआ जो इंग्लैंड में उपार्जित था। अगर इंग्लिश में सुनना चाहेंगे तो रिसीव 10,000 इन इंडिया विच अक्रूड इन इंग्लैंड। बाबू उपार्जित कहीं भी हो, मैंने आप इसके पहले वाली क्वेश्चन भी पढ़े तो नॉन रेसिडेंट और ऑर्डिनरी यानी रेसिडेंट की भी अवस्था में कहा था कि उपार्जित कहीं हो, भारत में प्राप्त हुआ था तो इसलिए वह इनकम दोनों के लिए माना गया था। तो इसके जो पहला टॉपिक बोला है इसमें कह रहा है बाबू कि रिसीव 10,000 इन इंडिया विच अक्रूड इन इंग्लैंड। रिसीव कहाँ हुआ, इंडिया में, भले ही वह अक्रूड यानी उपार्जित इंग्लैंड में हुआ हो, अमेरिका में हुआ हो, फ्रांस, रूस, कहीं भी हुआ हो, बस रिसीव कहाँ हुआ, इंडिया। तो ये जरूर ध्यान रखना है। तो इस अवस्था में, तीनों की अवस्था में यहाँ पे लिखा जाएगा। तो हम अमाउंट भी भर देते हैं। बस आपसे पूछा था ये कि होगा कि नहीं होगा, बट हम तो सब बताते चलेंगे आपको। दूसरा टॉपिक था आपका कि 20,000 भारत में उपार्जित किया गया लेकिन इंग्लैंड में प्राप्त हुआ। 20,000 अर्न इन इंडिया बट रिसीव्ड इन इंग्लैंड। दूसरा टॉपिक मेरा ये क्या है कि उपार्जित भारत में होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, अर्न इन इंडिया बट रिसीव्ड इन, अर्न कहाँ होना चाहिए, भारत में। उपार्जित कहाँ होना चाहिए, भारत में। एक चीज, पहला चीज रिसीव और दूसरा चीज अर्न। वेतन में सिर्फ एक चीज तो ये कहता है कि महत्व क्या रखता है, वेतन पाना महत्व तो नहीं रखता कि मैंने पाया कहाँ, महत्व तो ये रखता है कि मैंने अर्न कहाँ से किया। तो अर्न इन्होंने भारत से किया है, चाहे वो रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, किसी भी अवस्था में यदि आप उपार्जित जहाँ से करते हैं वहाँ की आय जरूर मानी जाती है। तो ये अमाउंट क्या है बाबू, तो ये अमाउंट 20,000 है। तो हम तीनों अवस्था में हम 20,000 20,000 20,000 लिख देंगे। तीसरी अवस्था है 10,000 अफ्रीका में उपार्जित एवं प्राप्त किया गया परंतु भारत में लाया गया। अगर इसी को इंग्लिश में सुने, 10,000 वियर अर्न एंड रिसीव्ड इन अफ्रीका बट ब्रॉट इन इंडिया। देखिए दुनिया के किसी कोने से किसी भी अवस्था में आप पैसा कमाते हैं तो भारत में इनकम कहलाती है। सिर्फ एक ही अवस्था ऐसी है, कौन सी अवस्था, कि जब आप 4 साल बाद पैसे को वापस लाते हैं कमाने के बाद, तब वह इनकम नहीं मानी जाती है। जिसका टैक्स आप भर चुके हैं, 4 साल बाद भारत वापस लेके आए, तो उसका अर्न का मतलब नहीं होता है। वरना हर अवस्था में, ऑर्डिनरी रेसिडेंट की अवस्था में तो इनकम ही इनकम है, बट नॉन ऑर्डिनरी की भी अवस्था में नहीं होगा और नॉन रेसिडेंट की भी अवस्था में नहीं हुआ। तो जो आपका तीसरा टॉपिक है कि रिसीव अफ्रीका में किया, अर्न अफ्रीका में किया, अफ्रीका, रिसीव भी अफ्रीका में कर रहा है, अर्न अफ्रीका में कर रहा है, तो वहाँ की स्थिति में आपका क्या होगा, अमाउंट जो होगा वो सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट की अवस्था में होगा, नॉन ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट दोनों अवस्था में ये नहीं होगा। चलिए ठीक है। चौथा टॉपिक आपका 28,000 रुपया जापान में एक व्यापार से तो उपार्जित एवं प्राप्त किया गया जो जापान में ही नियंत्रित है, व्यवस्थित है, संचालित था, राशि भारत में नहीं लाई गई। बाबू अब इंग्लिश में इसको सुन लीजिए। तो 28,000 वाज अर्न एंड रिसीव्ड इन जापान from a business which was controlled and managed in Japan and this amount was not brought in India। कुछ भी भारत में नहीं किया गया, ना वो अर्न किया गया, ना वो रिसीव किया गया और ना ही उसका अमाउंट भारत में लाया गया। अरे आप किसी देश के किसी कोने में चले जाइए, अगर आप निवासी हैं यानी अगर आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं
सामान्य निवासी। तो उस स्थिति में आपका पैसा कहीं से भी आया हो, आपको यहाँ पे तो भरना ही है ऑर्डिनरी। तो ऑर्डिनरी कितने में आया, कितना है 28,000। बट ये अवस्थाएं और किसी के साथ लागू नहीं होती बाबू, और किसी के साथ लागू नहीं होती। जब नॉन रिसीव्ड इन इंडिया एंड नॉन अर्न, तो उस स्थिति में ना ये नॉन ऑर्डिनरी में होगा और ना ही नॉन रेसिडेंट में होगा। चलिए फिर हम अपने पांचों टॉपिक पे चलते हैं, मतलब अंग जिसे कहते हैं हिंदी में। 16,000 रुपीज किसी पूर्व के वर्ष में विदेशी आय थी जिस पर कर नहीं लगा था और जो गत वर्ष में भारत लाई गई थी। उपर्युक्त आयों में से कौन आयकर योग्य है यदि मोहन निवासी, असाधारण निवासी, अनिवासी है। मैंने अभी आपके पिछले 2 क्वेश्चन से और जितने भी टॉपिक आए हैं वहाँ पे एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि जब बाबू पैसा आप कमा लिए, उसका इनकम टैक्स विदेश में ही भर दिए और आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, नॉन ऑस्ट्री, पैसा आप वहाँ भारत नहीं लाए, 2 साल बाद 3 साल बाद अपनी संपत्ति का वो पैसा वापस मतलब भारत में भेज रहे हैं 3 साल बाद, ठीक है, 2 साल बाद, मतलब उस वर्ष नहीं भेज रहे हैं, तो वो टैक्सेबल नहीं होता है, चाहे वो अवस्था कोई भी हो। तो सिर्फ आपका यही था क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका अमाउंट हो जाएगा 20, 10, 30, 40, 68,000 ऑर्डिनरी रेसिडेंट की अवस्था में, 30,000 नॉन ऑर्डिनरी और 30,000 नॉन रेसिडेंट, यानी 68,000, 30,000, 30,000 रुपये आपके आंसर आएंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो अगर हमें उम्मीद है कि आप आसानी से समझ चुके होंगे। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। इससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर करें, और जब तक बाबू आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा मेरे मतलब जो पढ़ा रहे हैं वीडियो, तो उसको बाद आप नहीं समझ पाएंगे और आप मैसेज करेंगे कि सर अगला वीडियो बता दीजिए। अगला वीडियो हम कैसे बताएंगे, आपके पास, हमें ये तो पता नहीं है कि आपके किस मैसेज में ना तो मेरे पास व्हाट्सअप ग्रुप है ना कुछ, आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, बट मेरी इन्फॉर्मेशन सब आपके पास है। अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं बाबू, तो वहाँ पे आपको सब कुछ दिखाई दीजिएगा। हर वीडियो में जितने वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास मैसेज भी आएगा। तो आप उसको पहले एक बार सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रॉडकास्ट करने की कोशिश करें। धन्यवाद, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में।